हेलो एंड वेलकम एवरीवन। द ऑनलाइन गुरु में मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का सेशन उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं। आप सभी जानते हैं ये एग्जाम जनवरी 2025 के दिन होगा। अगर आप राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं तो आपको पता है कि ये एग्जाम दिसंबर 2024 में होता है। एंड अगर आप RIMC का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं तो ये भी दिसंबर 2024 में किया जाना है। इन सभी एग्जाम्स में एक चीज कॉमन है, जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज के अंदर आपको पता है कि करंट अफेयर्स का एक सेशन पूछा जाता है। तो करंट अफेयर्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्विज मैं आपके साथ प्रेजेंट कर रहा हूं। ये हमारा इस क्विज का सेकंड एडिशन है। फर्स्ट एडिशन ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे, जो आप ऊपर आई सेक्शन पे क्लिक करके अवेल कर सकते हैं। और अपकमिंग जितने भी सेशंस होंगे उनको देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, ताकि टाइमली आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके और आप इन क्लासेस को मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहूँगा, हमारी तरफ से सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC देहरादून, गुरुकुल, ओक ग्रुप जैसे वेरियस अदर एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़कर लाइव क्लासेस के थ्रू प्रिपेयर करना चाहते हैं, जहाँ पे रेगुलर गूगल मीट सेशंस होते हैं, डाउट सॉल्यूशन क्लासेस होता है, रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिलते हैं ताकि आप कम समय में रिवाइज कर सकें। बैच स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा लिमिटेड होता है। मैक्स स्टूडेंट इन अ बैच 30 होने वाले हैं, जिससे क्या होगा, ईच एंड एवरी स्टूडेंट पे इजीली जो है वो फोकस किया जा सकता है। नेक्स्ट, जो भी चीज़ें हम पढ़ते हैं उसका वीकली टेस्ट हम लोग कंडक्ट करते हैं, ताकि आप जो पढ़ रहे हैं वो आपने कितना गेन किया उसकी आपकी प्रैक्टिस हो सके। एंड वंस जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड मॉक टेस्ट यानी कि मॉडल टेस्ट पेपर आपके साथ कंडक्ट करते हैं, ताकि आप आसानी से अपने एग्जाम में अचीव कर सकें सिलेक्शन को। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 से मैं स्टार्ट करूंगा, चूंकि आप जानते हैं ऑलरेडी पार्ट 1 में 30 क्वेश्चन हो चुके हैं। रिसेंटली डैश सिक्योर्ड देयर फर्स्ट वुमेन एशिया कप टाइटल। तो पहली महिला एशिया कप टाइटल यहाँ पे किसने जीता है? तो देखिए, ये 9th एडिशन था क्रिकेट एशिया कप का। कब ऑर्गेनाइज किया गया? 28 जुलाई 2024 को ऑर्गेनाइज किया गया। कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया? तो रनगिरी डम्बुला इंटरनेशनल स्टेडियम, जो कि बेसिकली कहाँ पे है? दम्बुला में है। अब दम्बुला किस कंट्री में है? तो आपको पता होना चाहिए कि ये श्रीलंका में है। उन्होंने क्या किया था? इस मैच को होस्ट किया था एंड उन्होंने इंडिया को हरा दिया 8 विकेट से। एंड उसके बाद इन्होंने ये टूर्नामेंट को जीत लिया। तो श्रीलंका के लिए ये पहला वुमेन्स एशिया कप टाइटल है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? श्रीलंका। श्रीलंका के लिए ये पहला वुमेन्स एशिया कप टाइटल है जिन्होंने इंडिया को हराकर अचीव किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन। आप सभी जानते हैं एटॉमिक पावर स्टेशन ऐसे पावर स्टेशन होते हैं जहां पे आप लोग न्यूक्लियस एनर्जी का यूज करते हैं और उसकी मदद से आप एनर्जी जो है वो बनाने का काम करते हैं। तो जब मैं बात कर रहा हूं काकरापार एटॉमिक रिएक्टर का, तो आपको ये बताना है कि इंडिया के किस स्टेट में है। तो देखिए, अभी रिसेंटली क्या हुआ, 700 मेगावाट न्यूक्लियर रिएक्टर का जो फेज 4 है उसको इनॉग्रेट किया गया। वो फुली कैपेसिटी पे ऑपरेशन स्टार्ट हो चुका है। इसी वजह से काकरापार बहुत ज्यादा चर्चा में रहा और ये गुजरात में आता है, तो आपका आंसर हो जाएगा गुजरात। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, इंडिया का पहला एटॉमिक पावर स्टेशन, आई रिपीट, इंडिया का पहला एटॉमिक पावर स्टेशन कहां ओपन किया गया था? उसका नाम और प्लेस आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द थीम फॉर फर्स्ट नेशनल स्पेस डे।
भारत का पहला राष्ट्रीय स्पेस दिवस, अंतरिक्ष दिवस हम लोगों ने सेलिब्रेट किया? पहले तो आपको ये डेट पता होनी चाहिए कि हमने कब सेलिब्रेट किया। तो देखिए, इंडिया ने अपना पहला नेशनल स्पेस डे जो है वो 23 ऑफ अगस्त 2024 को हमने इसको सेलिब्रेट किया। 23 ऑफ अगस्त को क्यों सेलिब्रेट किया? क्योंकि आप सभी जानते हैं इंडिया की तरफ से एक मिशन लॉन्च किया गया था जिसका नाम था चंद्रयान 3। अब चंद्रयान 3 से जो लैंडर है वो निकलता है। लैंडर का नाम क्या रखा गया था? विक्रम रखा गया था। ये लैंडर क्या करता है? चंद्रयान मतलब पता ही है आपको, मून के सरफेस पे जाएगा। मून का जो साउदर्न सरफेस है, साउदर्न पोलर रीजन जो है, दक्षिण ध्रुवीय जो एरिया है, वहां पे ये जाकर लैंड हो जाता है। और ऐसा करने वाला इंडिया पहली कंट्री है जिसने मून के साउथ पोल पे अपना एक जो है वो मिशन लॉन्च किया और सक्सेसफुली उसको इन्होंने कंडक्ट किया। तो ऐसा करने वाला इंडिया वर्ल्ड का पहला कंट्री है। लेकिन अगर बात करूं कि साउथ पोल वाला टर्म आपसे हटा दिया जाए और पूछे कि मून पे लैंड करने वाला इंडिया कौन से नंबर का कंट्री है, तो याद रखना मून पे लैंड करने वाला इंडिया ओवरऑल 4th रैंक पे आता है। तो सिर्फ मून पे लैंड करने वाला इंडिया चौथे नंबर पे है। लेकिन मून का साउथ पोल जो क्लियरली विजिबल नहीं होता हमें, उस पार्ट पे अपना मिशन लॉन्च करने वाला इंडिया फर्स्ट कंट्री है जिसने सक्सेसफुली इसको अचीव किया। तो दो अलग अलग क्वेश्चन हो सकते हैं, दोनों के आंसर जो हैं वो भी अलग अलग होंगे, बट आपको ये चीज क्लियर कर दिया है तो आप अच्छे से इसको याद रखिएगा। तो अब उसी को सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग 23 ऑफ अगस्त को नेशनल स्पेस डे मनाते हैं। और ये नेशनल स्पेस डे 2024 में ही स्टार्ट किया गया पहली बार। तो इसका जो थीम है वो आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका थीम था टचिंग लाइफ्स वाइल टचिंग द मून, इंडिया स्पेस सागा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका यहाँ पे आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, रिसेंटली डैश लॉन्च इट्स फर्स्ट रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट जिसका नाम है रूमी 1। तो देखिए, इंडिया ने ही लॉन्च किया है। ठीक है, इंडिया में एक स्टार्टअप कंपनी है जो कि तमिलनाडु से इन्होंने इसको लॉन्च किया है। तो अगर प्लेस आ जाए कहाँ से लॉन्च किया है तो नाम याद रखेंगे, तमिलनाडु से इसे लॉन्च किया गया। अब यहाँ पे ये इंडिया का पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट है। रीयूजेबल मतलब दोबारा से काम में ले सकते हो आप इसे एक प्लेटफॉर्म जो कि चेन्नई में बनाया गया था, तिरुविदांदई, वहां से लॉन्च किया गया। प्राइवेट कंपनी है, स्टार्टअप कंपनी है, उन्होंने इसे लॉन्च किया है। इसके बारे में याद रखना है कि ये काम क्या करेगा। तो ये काम करेगा कि जो ग्लोबल वार्मिंग है, ठीक है, जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके ऊपर एंड जो क्लाइमेट चेंज है उसके ऊपर ये रिसर्च करने का काम करेगा। तो कहाँ इंडिया की तरफ से लॉन्च किया गया? तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट थिंग, रिसेंटली डैश बिकेम फर्स्ट फीमेल नेशनल रेसिंग चैंपियन फ्रॉम इंडिया। भारत से पहली महिला जो कि रेसिंग चैंपियन बनी है उनका नाम आपको बताना है। तो आंसर होगा दियाना पुंदोले। ऑप्शन नंबर बी में है दियाना पुंदोले। दियाना पुंदोले बेसिकली एक टीचर हैं, ठीक है, जो कहाँ से बिलोंग करती हैं? महाराष्ट्र के जो कि महाराष्ट्र के पुणे से बिलोंग करती हैं। उन्होंने नेशनल चैंपियनशिप जीता है। ठीक है, तो ये याद रखना है। अच्छा, ये जो इवेंट था रेसिंग चैंपियनशिप, ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था? तो ये ऑर्गेनाइज किया गया था चेन्नई में। ठीक है, चेन्नई में इसे ऑर्गेनाइज किया था। किसने ऑर्गेनाइज किया था? MRF, एक टायर ब्रांड है जिसका नाम आप जानते हैं। तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि इस टायर ब्रांड का नाम क्या है। उन्होंने इसको स्टार्ट किया था और उसमें दियाना पुंदोले ने फर्स्ट फीमेल नेशनल रेसिंग चैंपियन बन गई है। अगला क्वेश्चन आता है विरूपाक्षा टेम्पल से रिलेटेड।
किस स्टेट में है वो आपको बताना है। देखो विरूपाक्षा टेम्पल जो है वो हम्पी का जो साइट है वहां पे बिलोंग करता है। हम्पी का जो साइट है वो कहाँ है, कर्नाटका स्टेट में है। रिसेंटली इसका जो बाउंड्री वॉल था और बहुत सारा कॉम्प्लेक्स का एरिया था जो बहुत हैवी रेन की वजह से सबमर्ज हो जाता है, कोलैप्स हो जाता है, गिर जाता है। इस वजह से ये वापस से चर्चा में आया था। इनके बारे में याद रखना कि विरूपाक्ष जो टेम्पल है ना, ये लॉर्ड शिवा का एक फॉर्म है, उनका एक अवतार है विरूपाक्ष, उनको डेडिकेटेड ये टेम्पल है। कहाँ पे है, हम्पी में है। हम्पी में कर्नाटका के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है अगर पूछा जाए तो विजयनगर एम्पायर के विजयनगर डिस्ट्रिक्ट में ये बिलोंग करता है। एंड इसके बारे में एक चीज याद रखिएगा कि ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। कब से, 1986 से ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो इस वजह से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। माउंट किलीमंजारो किस कंट्री में लोकेटेड है? तो देखो माउंट किलीमंजारो की अगर बात करते हैं तो चर्चा में क्यों आया, एक 5 साल का बच्चा, आप सभी से छोटा, एक 5 ईयर ओल्ड बच्चा है जिसका नाम है तेगबीर सिंह। तेगबीर सिंह जो है वो कहां से बिलोंग करते हैं, पंजाब में एक प्लेस है रोपर, पंजाब के रोपर से बिलोंग करते हैं। इस बच्चे ने माउंट किलीमंजारो जो कि अफ्रीका का सबसे हाईएस्ट पीक है, ठीक है, माउंट किलीमंजारो के बारे में क्या याद रखेंगे, ये अफ्रीका का हाईएस्ट पीक है। इस अफ्रीका के हाईएस्ट पीक पे चढ़ गया ये बच्चा। कितने साल का है, सिर्फ 5 साल का है। और इसी के साथ जो तेगबीर सिंह है, इन्होंने एक रिकॉर्ड बना लिया। ये एशिया के सबसे, जो बोल सकते हो ना, यंगेस्ट चाइल्ड है जिसने माउंट किलीमंजारो को फतेह किया होगा। तो अब आते हैं वापस से क्वेश्चन पे कि माउंट किलीमंजारो कहां पे लोकेटेड है। तो आपका आंसर होगा तंजानिया। माउंट किलीमंजारो तंजानिया में लोकेटेड है। नेक्स्ट थिंग, recently Dash has been appointed as Director General of NSG। सबसे पहले तो आपको पता है इंडिया की सिक्योरिटी के लिए NSG कमांडो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो NSG का फुल फॉर्म क्या होता है, तो NSG का फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। अब नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के डायरेक्टर जनरल बनाया गया अभी बी श्रीनिवासन को, ठीक है, बी श्रीनिवासन जी को इसका डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया है। एनएसजी के बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 1986 में इसको एक काउंटर टेररिस्ट फोर्स के रूप में इस्टेब्लिश किया गया था जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के थ्रू फंक्शन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि फरक्का बैराज जो है वो किस रिवर के ऊपर है। अब यहाँ पे अगर आपको पता है कि जैसा मॉनसून में इस बार इंडिया में बारिश हुई है वो अपने आप में बहुत रिमार्केबल है, बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। लगभग ईच एंड एवरी प्लेसेस जो यहाँ के हैं वहाँ पे आपको फ्लड देखने को मिल रहा है। अब इसी में फ्लड हो जाता है बांग्लादेश में, ठीक है, बांग्लादेश में क्या हो गया, बाढ़ आ गई। अब बांग्लादेश में जब बाढ़ आती है तो बांग्लादेश वाले ये इंडिया पे एलिगेशन लगाते हैं कि भैया आपने अपनी जो रिवर है जो कि फरक्का बैराज पे क्रिएटेड है उससे ना बहुत ज्यादा वाटर छोड़ दिया है जिस वजह से हमारे यहाँ पे फ्लड आ रही है। तो इसको लेकर बांग्लादेश जो है वो इंडिया को ब्लेम कर रहा है कि आपने बहुत ज्यादा वाटर यहां से छोड़ा है जिस वजह से बांग्लादेश में फ्लड आ रही है, तो आपको वाटर मैनेज करना चाहिए। अब बात करते हैं वापस से क्वेश्चन पे। तो देखो फरक्का बैराज जो है
ये इंडिया के वेस्ट बंगाल में आता है एंड गंगा रिवर पे बनाया गया ये बैराज है। तो आंसर क्या होगा? गंगा। रिसेंटली इंडिया का सेकंड न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल केपेबल सबमरीन जिसका नाम है आईएनएस अरिघात को कमीशन किया गया किस प्लेस पे? तो बहुत सारी चीजें तो आपको इसी से पता चल रही है कि न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च करने में केपेबल है ये सबमरीन। नाम इसका आईएनएस इंडियन नेवल शिप अरिघात है। इसे कमीशन किया गया है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये इंडियन नेवी की पावर को और ज्यादा इन्हांस करने में मदद करने वाला है। अगर आपने हमारे प्रीवियस सेशंस को पढ़ा है तो आपसे एक क्वेश्चन बनता है कि इंडिया का पहला न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन का नाम क्या है, वो आप कमेंट करके बताइएगा। एंड उसका नाम भी ए से ही स्टार्ट होता है, इतना मैं आपको हिंट दे दे रहा हूं। तो आई होप आपको याद आ गया होगा, जल्दी से आप कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है 61st नेशनल चेस चैंपियनशिप किसने जीता है? तो देखिए आपका आंसर होगा ग्रैंड मास्टर कार्तिक वेंकट रमन ने इसे जीत लिया है। कार्तिक वेंकट रमन कहां से बिलोंग करते हैं? तो ये आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं। ये चैंपियनशिप कहां पे ऑर्गेनाइज हुआ था? तो गुड़गांव में ये चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज किया गया था जिसे इन्होंने जीता है। अब चेस टूर्नामेंट को जीतने वाले जो पर्सन होते हैं उन्हें क्या नाम दिया जाता है? ग्रैंड मास्टर। तो याद रखिएगा ग्रैंड मास्टर किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? तो चेस से रिलेटेड है। डैश इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल स्पोर्ट्स डे। नेशनल स्पोर्ट्स डे कौन से डेट को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं? तो देखिए आप सभी को पता होना चाहिए कि 29 अगस्त को हम लोग नेशनल स्पोर्ट्स डे को सेलिब्रेट करते हैं। क्यों सेलिब्रेट करते हैं? 29 अगस्त जो है वो एक महान स्पोर्ट्स पर्सन की बर्थ एनिवर्सरी है। ठीक है, किसकी बर्थ एनिवर्सरी है? तो ये मेजर ध्यानचंद। याद होगा आप सभी को, ओलंपिक में हॉकी में इन्होंने हमें बहुत सारे गोल्ड मेडल जिताए हैं। तो मेजर ध्यानचंद जी जो हैं उनकी बर्थ एनिवर्सरी 29 अगस्त को आती है जिसे हम लोग नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछना तो बनता है कि मेजर ध्यानचंद का निकनेम क्या है? मेजर ध्यानचंद को किस नाम से पुकारा जाता है वो आप कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट कैलेंडर जो कहां डिस्कवर किया गया? तो देखो आर्कियोलॉजिस्ट जो पर्सन होते हैं जो इस टाइप की चीजों को डिस्कवर या एक्सकेवेशन करते हैं, तो इन्होंने एक प्लेस है गोबेकली तेपे। अब ये गोबेकली तेपे किस कंट्री में है? तो टर्की में आता है ये प्लेस। यहां पे इन्होंने एक पिलर को इन्वेंट किया, उनको खोज निकाला है, जो कि बताया जा रहा है कि वर्ल्ड का सबसे पुराना कैलेंडर होगा। लगभग 13,000 ईयर्स अगो का ये पिलर है। 13,000 साल पहले का आज से ये पिलर है जिसको इन्होंने ये डिस्कवर किया है और ये बता रहे हैं कि ये वर्ल्ड का सबसे पुराना कैलेंडर हो सकता है। तो कहां पे है ये? टर्की में है। तुंगभद्रा डैम किस स्टेट में अवेलेबल है? तो देखिए रिसेंटली क्या होता है कि आपको पता ही है मॉनसून में इंडिया में बहुत बारिश आई है, तो उसकी वजह से इसका जो 19th क्रेस्ट गेट है, ठीक है, इस तुंगभद्रा डैम का। अब ये तुंगभद्रा डैम ना लगभग 71 ईयर ओल्ड डैम है, इतना पुराना डैम है। इसका 19th जो गेट है
वो कोलैप्स कर जाता है, फ्लड की वजह से टूट जाता है। और इसके टूटने की वजह से अब चूंकि डैम में बहुत सारा वाटर होता है, तो वो वाटर कहाँ जाएगा, कहीं ना कहीं तो फ्लो होकर जाएगा। तो फ्लो होकर जाने पे कहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ये कर्नाटका में क्रिएट कर रहा है। रीज़न क्या है, क्योंकि ये डैम कर्नाटका में ही बना हुआ है। तो कर्नाटका और कर्नाटका के बाद आंध्र प्रदेश में इसका वाटर जो है वो फ्लड ला सकता है, इसके अलर्ट जारी किए गए थे। अब इस डैम के बारे में एक चीज और याद रखिएगा आप, तुंगभद्रा डैम जो है इसको पंपा सागर भी बोलते हैं। तुंगभद्रा डैम का अदर नेम क्या है, पंपा सागर है। अच्छा, कौन से रिवर पे बना है, तो बेटा नाम के ऊपर ही रिवर है, ठीक है, उसका नाम है तुंगभद्रा रिवर। तुंगभद्रा रिवर के ऊपर ही बना हुआ है। अब ये जो तुंगभद्रा रिवर है ना, इट इज अ ट्रिब्यूटरी, इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ, किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो नाम याद आएगा आपको, कृष्णा रिवर का। मतलब क्या होता है, तुंगभद्रा रिवर का वाटर कहां फ्लो करके जाएगा, कृष्णा रिवर में फ्लो करके जाएगा। अब ये जो तुंगभद्रा रिवर पे ये जो डैम बनाया गया, कर्नाटका के किस प्लेस पे बनाया गया, तो याद रखिएगा बल्लारी डिस्ट्रिक्ट है, बल्लारी डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका में, जहां पे इस डैम को बनाया गया है। नेक्स्ट थिंग, डैश हैज होस्टेड द थर्ड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। ग्लोबल साउथ समिट को किसने होस्ट किया था, तो देखिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा इंडिया ने होस्ट किया था। अब इंडिया ने होस्ट किया था तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी डेफिनेटली आएंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसको इनॉग्रेट किया, एंड जब इन्होंने इसको इनॉग्रेट किया तो किस डेट को इनॉग्रेट किया था, तो 17 अगस्त 2024 के दिन इसको इन्होंने इनॉग्रेट करने का काम किया था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 17 अगस्त 2024 के दिन क्या किया, थर्ड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट को इनॉग्रेट किया। वर्चुअल मोड पे इनॉग्रेट किया था, मतलब ऑनलाइन इनॉग्रेशन किया गया था, ये याद रखिएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंडिया हो जाएगा। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि इसका थीम बता दो, तो इसका थीम है एन एम्पावर्ड ग्लोबल साउथ फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर के रूप में इसको थीमेटिक किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली डैश हैज डेवलप्ड अस्त्र इंडिजिनियसली एयर टू एयर मिसाइल। याद रखिएगा, जब कभी भी इंडिया में किसी भी टाइप के मिसाइल्स को डेवलप किया जाता है तो 99% आपका आंसर क्या हो जाता है, डीआरडीओ ही हो जाता है, क्योंकि ये डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो बेटा सीधी सी बात है कि डिफेंस रिलेटेड जितने भी इक्विपमेंट होंगे, मिसाइल्स होंगे, उनको डिजाइन एंड डेवलप करने में इसका रोल तो कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। तो आंसर क्या करोगे आप, डीआरडीओ को अपना आंसर करोगे। क्या याद रखना है, ये जो अस्त्र इंडिजिनस एयर टू एयर मिसाइल है, यहाँ पे इंडिजिनस का मतलब होता है इंडिया में बना हुआ, अस्त्र इस मिसाइल का नाम है। एयर टू एयर का मतलब हवा से हवा में अटैक कर सकते हैं। कैसे अटैक कर सकते हैं, तो इसको अभी टेस्ट किया गया। हमारा एक एयरक्राफ्ट है, ठीक है, डायग्राम से तो गंदा सा ही बनेगा, आप अज्यूम कर लेना, इसका नाम है तेजस। तेजस पे इस मिसाइल को लगाया है, ये हवा से अटैक करेगा और कोई दूसरा एयरक्राफ्ट उड़ रहा होगा, उस दूसरे एयरक्राफ्ट को ये अटैक करके मार देगा। तो एयर टू एयर का मतलब हवा से लॉन्च कर रहे हैं, हवा में मारने की कैपेबिलिटीज को ये रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द 7th एंड लास्ट स्टील्थ फ्रिगेट ऑफ प्रोजेक्ट 17A। देखो, जब कभी भी डिफेंस में कोई काम किया जाता है तो उसके लिए कोड वर्ड रखा जाता है, जो कि कंप्लीट होने के बाद ही हमें पता चलता है कि वो क्या था। तो प्रोजेक्ट 17A के थ्रू हम लोग क्या कर रहे थे, स्टील्थ जो फ्रिगेट है, शिप्स है, उसको बना रहे थे।
अब ये जो शिप्स बनाने का काम किया गया है इंडिया के लिए, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे जो इंडियन नेवी है उसकी कैपेबिलिटीज बढ़ जाती हैं। अब ये जो 7th नंबर का शिप हमने इनॉग्रेट किया, इसका नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है महेंद्र गिरी, ऑप्शन नंबर बी। कहां से लॉन्च किया गया है इसको? तो इसको लॉन्च किया गया मजगॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड की तरफ से इसको लॉन्च किया गया। कहां पे लॉन्च किया गया होगा? मजगांव से याद रख लो, मुंबई। नाम थोड़ा सा मिलता जुलता हो जाएगा, मजगांव से हो जाएगा मुंबई से इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट थिंग, इस प्रोजेक्ट के थ्रू टोटल 7 शिप्स को बनाया गया। इनमें से 4 तो मजगॉन डॉक शिप बिल्डर्स ने बनाया, और 3 जो है ना, याद रखना, प्रोजेक्ट 17A के थ्रू कितने शिप्स बनाए गए? 7। मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने कितने शिप्स बनाए? 4। बचे हुए 3 किसने बनाए? तो बचे हुए 3 बनाए हैं गार्डन रीच शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने। और गार्डन से याद करो, ईडन गार्डन एक ग्राउंड है बहुत पॉपुलर क्रिकेट स्टेडियम के रूप में, तो कहां पे है? कोलकाता में। तो भैया ये गार्डन रीच शिप बिल्डर्स भी कहां पे है? कोलकाता में। आप ऐसे दिमाग लगा के याद करोगे ना तो इजीली याद हो जाएंगे। गार्डन, ईडन गार्डन कोलकाता, तो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स कोलकाता। मजगांव डॉक शिप बिल्डर मजगांव मुंबई, मिलते जुलते नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली डैश वर सिलेक्टेड एज द फ्लैग बियरर फॉर इंडिया इन द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ 2024 पेरिस पैरालंपिक गेम्स। पेरिस के पैरालंपिक गेम्स में इंडिया की तरफ से फ्लैग बियर करने वाले बंदों का नाम आपको बताना है। तो आंसर होगा सुमित अंतिल एंड भाग्यश्री जादव। ठीक है, इन दोनों को सिलेक्ट किया गया ओपनिंग सेरेमनी के लिए, जो कि 28 अगस्त 2024 के दिन कंडक्ट किया गया था, वहां पे इंडिया को फ्लैग बियर करने के लिए। अब ये जो सेरेमनी चल रहा है ना पेरिस पैरालंपिक का, ये 17th पैरालंपिक्स गेम है, समर वाला। ठीक है, कहां पे ऑर्गेनाइज किया गया? नाम में ही पता चल रहा है, पेरिस में ऑर्गेनाइज किया गया। कब से कब तक? 28 अगस्त से लेकर 8 सितंबर 2024 में इसे ऑर्गेनाइज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आईएनएस शल्की क्या है? देखो, आईएनएस से पता चल जाएगा इंडियन नेवल शिप, तो ये एक टाइप का शिप है। अब किस टाइप का शिप है? तो देखो, ये डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है। ठीक है, डीजल और इलेक्ट्रिसिटी दोनों पे चलने वाला ये एक सबमरीन है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है ये आप याद रखिएगा, ये फर्स्ट सबमरीन है दैट इज बिल्ट इन इंडिया। भारत में बना हुआ ये पहला सबमरीन है। ठीक है, भारत में बना पहला सबमरीन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट काइंड ऑफ मिसाइल इज अस्त्र मार्क 1? तो देखो, रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स ने 200 अस्त्र मार्क 1, 200 ऐसे मार्क 1 मिसाइल को बनाने के लिए ऑर्डर दे दिया है। ये जो अस्त्र मिसाइल होगा, इसको कहां से हम लॉन्च करेंगे? तो SU-30 MKI, जिसको शॉर्ट में हम लोग सुखोई बोलते हैं, एंड दूसरा है LCA तेजस। इन दोनों से लॉन्च करने में केपेबल 200 अस्त्र मार्क 1 मिसाइल को बनाने का ऑर्डर दिया गया है। अब ऑब्वियस सी बात है कि भाई ये कहां से कहां मार्क करेगा? तेजस और सुखोई तो हवा में उड़ने वाले हैं, तो ये एयर टू एयर मार्क करने में केपेबल होगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। दूसरी चीज, इसकी खासियत क्या है? तो इसकी खासियत की अगर हम लोग बात करते हैं, तो ये लगभग 80 से 110 किलोमीटर
की दूरी पे अटैक करने में केपेबल है और इसकी जो स्पीड है वो अपने आप में आपको चौंकाएगी 4.5 मैक। 1 मैक का मतलब होता है साउंड ऑफ स्पीड ऑफ साउंड, तो साउंड की स्पीड से 4.5 टाइम्स इसकी स्पीड है, तो आप समझ लो बहुत भयंकर स्पीड है, ठीक है, जिसपे ये मार्क करने में केपेबल है। अभी डीआरडीओ ने इसको बनाया था, याद रखना, जो भी मिसाइल्स वगैरह होते हैं मेनली डीआरडीओ ही इस पे फंक्शन करता है। नेक्स्ट है यामिनी कृष्ण मूर्ति, ये किस फील्ड से एसोसिएटेड है? तो हाल ही में क्या हुआ, इनकी डेथ हो गई। ये एक क्लासिकल डांसर थी, 83 की एज में इनका निधन हो गया है। ये बहुत सारे प्रोमिनेंट डांस फॉर्म जैसे कि भरत नाट्यम के लिए फेमस थी, ये कुचिपुड़ी के लिए फेमस थी एंड ये ओडिसी के लिए फेमस थी। तो आपसे एक क्वेश्चन तो पूछ ही सकता हूं कि ये तीनों डांस फॉर्म इंडिया के किस किस स्टेट के हैं, इनका नाम आप कमेंट कीजिएगा। भरतनाट्यम डैश इस स्टेट का है, कुचिपुड़ी डैश इस स्टेट का है, ओडिसी डैश इस स्टेट का है, आप कमेंट करो। नेक्स्ट है किसने बिम्स्टेक बिजनेस समिट 2024 को इनॉग्रेट किया था? ठीक है, किसने बिम्स्टेक समिट को यहां पे इनॉग्रेट किया था, उसका आपको आंसर देना है। तो देखो, सबसे पहली चीज कि अगर मैं बोल रहा हूं कि इनॉग्रेशन किया है, तो भाई एक चीज तो याद रख लेना कि इंडिया ने किया है, ठीक। तो आंसर क्या हो जाएगा, इंडिया ने इसे इनॉग्रेट किया। अब ये कब इनॉग्रेट किया, तो 6 से लेकर 8 अगस्त 2024 को इसे इनॉग्रेट किया गया इंडिया में। नाम से पता चल रहा है बिजनेस समिट है, तो कैसे हम अलग अलग कंट्रीज के बीच में बिजनेस को बढ़ावा दें, उसके लिए ये समिट ऑर्गेनाइज किया गया था। तो वो भी आप इजीली समझ पा रहे हैं। अब कई बार आपके एग्जाम में बिम्स्टेक का फुल फॉर्म आ जाता है, तो बिम्स्टेक का फुल फॉर्म नोट कर लीजिएगा। इट इज बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है, बिम्स्टेक का ये फुल फॉर्म है। तो इसे आप आसानी से क्या कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रिसेंटली डैश हैज बीन कन्फर्ड विथ फिजीज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, जिसका नाम है चैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। चैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी नाम का जो ये अवार्ड है, आपको ये बताना है कि भैया कहां पे, किससे दिया गया। तो आंसर होगा इंडिया की जो प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उन्हें ये अवार्ड दिया गया है। द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं वो अगस्त 2024 में फिजी के विजिट के लिए गई हुई थी और वहां पे फिजी ने क्या किया, अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है वो इन्हें देने का काम किया है। और ऐसा याद रखिएगा कि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी पहली इंडियन पर्सन है, पहली इंडियन प्रेसिडेंट है जो फिजी के टूर पे गई थी। अब यहां पे एक चीज और पूछा जा सकता है कि भाई फिजी के प्राइम मिनिस्टर कौन, तो फिजी के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो है स्टीवेनी रबुका। एंड यहां के प्रेसिडेंट कौन, ये भी तो पूछा जा सकता है। तो यहां के प्रेसिडेंट है रतु विलियम मईवली कतोनी वेरी, ठीक है। तो इतना छोटा सा नाम है, आप याद रख ही सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आपसे बनता है, बेटा फिजी की कैपिटल क्या है, वो कमेंट करके बता दो। नेक्स्ट थिंग, किसने जीता कावा वुमेन्स फुटबॉल नेशनल लीग ऑफ 2024? तो करेक्ट आंसर होगा इंडिया ने जीता है। इंडिया ने वुमेन्स
वॉलीबॉल, सॉरी मैं फुटबॉल भूल गया था शायद, वॉलीबॉल नेशनल लीग का फाइनल जीत लिया है। किसको हराया हमने? नेपाल को हराया, और नेपाल में हराया। नेपाल के काठमांडू में ये इवेंट हुआ था जहां पे हमने उन्हें हराया है। तो याद रखिएगा, इंडिया को क्या मिला यहाँ पे? गोल्ड मेडल मिला। नेपाल को क्या मिला यहाँ पे? सिल्वर मेडल मिला। और ईरान को क्या मिला यहाँ पे? ब्रॉन्ज मेडल मिला। ये तीनों के नाम आप आसानी से याद कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग, इंडियन आर्मी हैज कंडक्टेड अ स्ट्रैटेजिक मिलिट्री एक्सरसाइज। नाम है पर्वत प्रहार। कहां पे किया गया? भाई नाम में पकड़ो पर्वत, पर्वत मींस माउंटेन। अब यहां पे देखना इन सब में से माउंटेन्स कहां पे है, तो मेनली माउंटेन्स लद्दाख में आपको मिलेंगे। तो आंसर भी क्या हो जाता है? लद्दाख हो जाता है। हाई एल्टीट्यूड पे वॉर प्रैक्टिस करने के लिए इस टाइप का एक्सरसाइज कंडक्ट किया जाता है, और ये इंडिया चाइना बॉर्डर के पास लद्दाख में कंडक्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वक्फ क्या है? रिसेंटली बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है, जहां पे बोला जा रहा है कि वक्फ एक्ट ऑफ 1995 को इंडियन गवर्नमेंट बदल रही है, और उसके पीछे का रीजन बताया जा रहा है कि इसके जो कमिटी होती है वहां पे मुस्लिम वुमेन्स को ऐड करना है, क्योंकि मुस्लिम वुमेन्स को पहले राइट नहीं था, प्लस जो नॉन मुस्लिम पर्सन्स हैं उनको भी इस कमिटी के मेंबर बनाया जाएगा। इसको लेकर एक बिल जो है वो लोकसभा में प्रेजेंट किया गया है। अब यहां पे अगर हम लोग बात करते हैं कि वक्फ क्या है, तो इस लॉ के अकॉर्डिंग बोला गया है कि कोई भी लैंड या कोई भी प्रॉपर्टी जिसको कि रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पस के लिए दिया गया हो, उस लैंड को वक्फ कहा जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग, नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता मेंस जेवेलियन थ्रो इवेंट में पेरिस ओलंपिक 2024 में? तो देखिए, नीरज चोपड़ा जी ने यहां पे जीता है सिल्वर मेडल। ठीक है, सिल्वर मेडल जीता है मेंस जेवेलियन थ्रो में। नीरज चोपड़ा जी ने जो भाला फेंका था, जेवेलियन फेंका था, वो 89.45 मीटर की दूरी तक फेंका था, जो इनका बेस्ट था अभी तक का। लेकिन इनको ओवरथ्रो करते हुए पाकिस्तान के एक प्लेयर हैं जिनका नाम है अरशद नदीम। इन्होंने 92.97 मीटर भाला फेंका, और इस वजह से इनको क्या मिल गया? गोल्ड मेडल मिल गया। तो याद रखेंगे, नीरज चोपड़ा को सिल्वर मिला था, अरशद नदीम को यहां पे गोल्ड मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट किलिमंजारो कहां पे लोकेटेड है? तो देखिए, माउंट किलिमंजारो जो है वो तंजानिया में लोकेटेड है। जो हिमालयन माउंटेनरिंग इंस्टीट्यूट है दार्जिलिंग में इंडिया के, उन्होंने एक टीम कैपअप की है जो कि इस पे क्या करेंगी? चढ़ने का काम करेंगे। तो याद रखना, माउंट किलिमंजारो कहां पे है? तंजानिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल यूथ डे 2024 का थीम बताना है। तो पहली चीज तो, इंटरनेशनल यूथ डे मनाया कब जाता है? डेट भी तो पता हो, तो लिख लीजिएगा 12 अगस्त के दिन इंटरनेशनल यूथ डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक, अब यहां पे इसका थीम क्या रखा गया था? तो फॉर क्लिक टू प्रोग्रेस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका थीम रखा गया था। अब एक चीज है कि आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं एक और चीज लिखवा रहा हूं जिसका नाम है नेशनल यूथ डे। ये भारत में 12 जनवरी के दिन सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि इसी दिन स्वामी विवेकानंद, किनका नाम है? स्वामी विवेकानंद का बर्थडे है, तो उसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं एज अ नेशनल यूथ डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश होस्ट इंटरनेशनल एयर एक्सरसाइज तरंग शक्ति? तो आंसर हो जाएगा, इंडिया ने इस एक्सरसाइज को होस्ट किया। 2 फेजेस में है, अगस्त एंड सितंबर। अगस्त फेज जो है
वो तमिलनाडु में ऑर्गेनाइज किया गया और सितंबर फेज जो है वो राजस्थान में ऑर्गेनाइज किया गया है। तो याद रखिएगा, इंडिया ने होस्ट किया था, एक इंटरनेशनल एयर एक्सरसाइज है। बहुत सारी कंट्रीज के जो पर्सनल हैं एयरफोर्स के, वो इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए भारत आए थे। सो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का सेशन। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, सो दैट हम मोटिवेट रहें और आपके लिए ऐसे ही रेगुलर सेशंस लेकर आते रहें। और अगर आप इन सभी सेशंस को देखना चाहते हैं तो हमें वेरियस प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर लीजिए। इन सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। एंड अगर आप हमारे साथ जुड़कर डेली लाइव क्लासेस के थ्रू इन सभी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो 7737653468 पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।